माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि टेक्निकल एजुकेशन के अंडर में अभी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नई वैकेंसी को अनाउंस किया है और वो वैकेंसी जो है वो है प्राचार्य ग्रेड 1, प्राचार्य ग्रेड 2, उप संचालय वगैरह के लिए। क्लियर है? टोटल 4 पोस्ट है इसमें। तो ये जो पोस्ट आई है इसका सिलेबस जो है, क्या कैसी स्कीम रहने वाली है, क्या पूछा जाएगा और कैसी स्कीम है, क्या है, ये सब कुछ ऑलरेडी हम लोग पहले आपको वीडियो में डिस्कस करके बता चुके हैं। अब बात करते हैं इसके जो पार्ट्स दिए हुए हैं। आपको सिलेबस में 2 पार्ट दिए हैं। एक दिया है पार्ट 1 मतलब पार्ट ए और एक दिया है पार्ट बी। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड की हुई है। पार्ट ए का अगर आप सेक्शन देखोगे तो ये सेक्शन बिल्कुल नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन है। मतलब इसमें आपसे नॉन टेक्निकल वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉन टेक्निकल का सिलेबस दिया है। और पार्ट बी जो है वो टेक्निकल के सिलेबस के लिए है या टेक्निकल का है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग की एग्जाम है और इसमें डिप्लोमा और इंजीनियरिंग वाले अलाउड है, एलिजिबल है। इसलिए यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है वो उसी तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है कि आपका 100 क्वेश्चंस जो हैं वो टेक्निकल वाले सेक्शन से पूछे जाएं और 50 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे आपके नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन, जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट इंक्लूडेड है मेनली। वैसे तो देखा जाए 3 है, पर उन्होंने कंबाइन करके कुछ इस तरीके से दिया है, तो हम उसको 2 सब्जेक्ट में भी डिवाइड करते हैं। एक है आपका मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज का, जिसको आप एमपीजी के बोल रहे हैं, और एक है आपका आईसीटी। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर है? तो ये 2 सब्जेक्ट है, मेनली 2 सब्जेक्ट है। अब इसके बाद मैंने 3 क्यों कहा था तो वो बता देता हूं आपको। तीसरा कहने का कारण था कि इसमें आपको राष्ट्रीय, इवन मध्य प्रदेश का मतलब राज्य स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का और अंतरराष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये टोटल आपका सिलेबस बनता है, जिसमें इन 3 सब्जेक्ट से ही या 3 पोर्शन से आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। क्लियर है यहां तक बातें? ये क्या है? तो ये है आपका जो अभी नई वैकेंसी अनाउंस हुई है उसके लिए सिलेबस। क्लियर है? देखो, वैकेंसी जो अनाउंस हुई है उसमें क्या है, तो प्रिंसिपल ग्रेड 1 है और प्रिंसिपल ग्रेड 2 है। ये प्राचार्य प्रथम श्रेणी और प्राचार्य द्वितीय श्रेणी, उप संचालक और सहायक संचालक। क्लियर है? ये 4 डिफरेंट पोस्ट आई हुई हैं और इनके लिए एक कॉमन एग्जाम होने वाला है चारों के लिए। और उस कॉमन एग्जाम में आपके पास जो हमारा पार्ट ए है, पार्ट ए का सिलेबस में कवर करने वाला हूं आपका, जिसमें हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे, तो उसमें हम इंक्लूड करेंगे मध्य प्रदेश जी के, उसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं करंट अफेयर को, और उसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं आईसीटी, जिसको आप बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर है ये बात? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सिलेबस है ये कोई बहुत नया सिलेबस नहीं है। क्लियर है? टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले भी कभी प्रिपरेशन की होगी वो लोग ये बात जानते हैं कि ये जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, पार्ट ए के अंदर जो सिलेबस दिया है, ये ऑलरेडी एक एग्जाम में पूछा जा चुका है या टेक्निकल वालों से ये पूछा जाता है पहले भी। तो ये कोई नया सिलेबस नहीं है और ना ही ऐसा है कि इसके हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉमन सिलेबस है जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पूछता रहता है। क्लियर? इवन सिविल सर्विसेज में भी जो सिलेबस है वो बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम मिलेगा आपको, आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक की बातें? चलिए, तो देखो हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं हमारा पार्ट ए का सिलेबस। ठीक है? अब पार्ट ए का जो सिलेबस पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस कैसे करना है और हमको कितना स्कोर करना है। क्लियर है? ये सारी बातें हम करने वाले हैं। कुछ बातें मैं आपको सिलेबस के साथ में धीरे धीरे बताते जाऊंगा और कुछ बातें मैं आज से आपको बताने स्टार्ट करता हूं। कुछ ऐसी कॉमन बातें जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है या आपको याद होना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए कि आपका जो सिलेबस चल रहा है वो कैसे चलेगा, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस के लिए हमें कौन सी बुक या जो कंटेंट है, कहां से कंटेंट को प्रेफर करना है या कहां से हम प्रैक्टिस सेट लगाएं। ये सारी बातें हम करते रहेंगे जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा। क्लियर है? तो सबसे पहली क्लास है, मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे देता हूं। जिन लोगों को पहले से पता है उनके लिए ठीक है, और जिन लोगों को नहीं पता है वो एक बार देख ले कि जो हमारा सिलेबस है उसको हम पहले डिकोड कर लेते हैं और डिकोड करने के बाद उसको आगे बढ़ाते हैं 1 बाय 1। क्लियर है? चलिए, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा ये जो सिलेबस है उसका पाठ्यक्रम का खंड अ, सीधी बात है, हम लोग पार्ट ए के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? पार्ट ए के लिए। क्लियर है? अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि हमारा जो ये सिलेबस है या जो कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा ये बाइलिंगुअल चलेगा। कैसे चलेगा? ये बाइलिंगुअल। क्लियर है? इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ में बताऊंगा। तो हम अगर बात कर रहे हैं सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या क्या है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, तो देखो मैं पहले आपको सिलेबस थोड़ा सा
ऐसे ओवरव्यू दे देता हूं। अगर मैं नॉर्मली अगर बात करूं आपके सामने, तो हमारा जो हम एमपीजीके की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एमपीजीके। ये एमपीजीके क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है, क्लियर है? तो इसमें आपको कुछ सेक्शंस हम बना देते हैं। सेक्शंस में क्या पढ़ना पड़ेगा? तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा भूगोल, ठीक है, भूगोल जिसको आप बोलते हैं ज्योग्राफी। अभी मैं फिलहाल में एक कोई लैंग्वेज देख लीजिए आप, जब कंटेंट पढ़ेंगे तो अपन दोनों लैंग्वेज में काम करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी होगी, और क्या होगा? तो इसमें हमको पढ़ना है हिस्ट्री, फिर हमको क्या पढ़ना है? तो हमको पढ़ना है पॉलिटी, फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, फिर हम इसी में मध्य प्रदेश के ही जनरल नॉलेज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर, क्लियर है, कला एवं संस्कृति। कुछ इस तरीके से हमारा सिलेबस कवर होगा। अगर ये हम पढ़ लेते हैं, है ना, ये अगर हम पढ़ लेते हैं, तो हमारा जो नया वैकेंसी आपके सामने है, उस वैकेंसी का पहला वाला पोर्शन जो दिया हुआ है, पार्ट ए जो दिया है, उसका मध्य प्रदेश जीके वाला पार्ट कवर हो जाएगा इससे, क्लियर है? यहां तक बात ठीक है क्या? अगर यहां तक ठीक हो तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कौन सा सब्जेक्ट का नाम लिखा है, तो सब्जेक्ट को डिकोड कर देते हैं कि हमसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है इतिहास के बारे में। इतिहास लिखा, इतिहास की पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। ये लिखा है आपके पास मध्य प्रदेश का इतिहास। संस्कृति एवं साहित्य, ये जो संस्कृति एवं साहित्य है उसको मैं आपको अलग से बताऊंगा, जिसको मैं आर्ट एंड कल्चर का नाम अलग ही देता हूं, क्योंकि ये इतिहास के साथ में मर्ज करने से मतलब नहीं है, क्लियर है ये बात? अलग से देखेंगे उसको अपन। तो हम पहले देखेंगे इतिहास और फिर उसके बाद संस्कृति एवं साहित्य की बात करेंगे, क्लियर है? चलिए, इतिहास की बात करें तो सिंपल सा वही, इतिहास तो आप जानते ही हैं सब क्या होता है। तो लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, क्लियर है, और प्रमुख राजवंश। तो मध्य प्रदेश का इतिहास कहां से शुरू करते हैं हम लोग? मध्य प्रदेश का इतिहास शुरू करते हैं पाषाण काल से, स्टोन एज से। वहां से लगाकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर हम राजवंश के ऊपर जाते हैं, मतलब जो हमारे यहाँ पे डायनेस्टीज वगैरह रहती है उनको पढ़ते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के इतिहास को भी हम लोग प्राचीन मध्य प्रदेश, मध्यकालीन मध्य प्रदेश और आधुनिक मध्य प्रदेश, ये 3 इतिहास में डिवाइड कर देते हैं। और उसके बाद मध्य प्रदेश की टोटल, उसमें क्या पढ़ लेंगे आप? सारी जितने घटनाक्रम हुए हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं मध्य प्रदेश में, और जितने हमारे डायनेस्टीज हैं, उन सबको पढ़ना है। ये होता है आपका मध्य प्रदेश का इतिहास। फिर उसके बाद लिखा है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के योगदान की बात करें तो हम लोग बात करेंगे 19th सेंचुरी की। मेन किसकी बात होगी यहाँ पर? 19th सेंचुरी की। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, उसमें मैं कुछ 2-3 के नाम ले लेता हूं। 19th सेंचुरी में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में ये जो राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन या नेशनल मूवमेंट्स जो हुए हैं, उनकी शुरुआत कहां से हुई है वो करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद आपको 1857 का रिवोल्ट जो हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको बोला जाता है, 1857 की क्रांति जिसको कहा जाता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। और फिर उसके बाद आता है यहाँ पे 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी मतलब 20th सेंचुरी में आप बहुत सारी चीजें मध्य प्रदेश में देखने वाले हो। झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ है, जलियांवाला क्या है, चरण पादुका किसको कहते हैं, सविनय अवज्ञा कब चालू हुआ, असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ, गांधी जी मध्य प्रदेश में कब आए, कितनी बार आए, है ना, कुछ इस तरीके से पढ़ना है हमको। तो जो ये मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन की बात की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से, क्लियर है? चलिए, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे संस्कृति एवं साहित्य की, तो वहीं पे फिर से आपके पास ये जो टॉपिक लिखा है मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, ये वो पार्ट है जो मैंने आपको अभी समझाया कि मैं आपको अलग से पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद क्या है? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां। तो जनजातियां मतलब आपको ट्राइब्स पढ़ना है इसमें, मध्य प्रदेश की ट्राइब, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा ट्राइबल स्टेट है, क्लियर है? मध्य प्रदेश में ट्राइब्स बहुत ज्यादा स्टे करती है, तो जनजातियां बहुत फेमस हो जाती है। और आप प्रीवियस अगर क्वेश्चन उठा के भी देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जनजाति से आप फिक्स मान लीजिए कि आपके पास मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आना ही है, क्लियर? केवल जनजाति से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये अपने आप में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है डायलेक्ट्स, बोलियां। इजी सा टॉपिक होता है, छोटा सा कंटेंट है इसका, कभी बाई चांस पूछ लेगा तो बताना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी बोलियां बोली जाती है ना, और कौन सी बोलियां नहीं बोली जाती है, क्लियर है? और बोलियां अगर बोली जाती है तो वो किस क्षेत्र की है। फिर उसके बाद बात आती है मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत और लोक कलाएं। त्योहार की बात करें तो मध्य प्रदेश के फेमस फेस्टिवल्स जितने होंगे उनकी बात करेंगे हम यहाँ पर। फिर लोक संगीत का मतलब होता है फोक सॉन्ग्स वगैरह।
आपने देखा होगा, आप जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, छोटे मोटे त्योहार वगैरह जो होते हैं या कोई किसी के विवाह के उपलक्ष्य में या कभी कभार मृत्यु के उपरांत भी, या जो शोक का गीत होता है वो भी गाया जाता है। तो ये जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गीत जो गाए जाते हैं, जो फोक सॉन्ग्स कहलाते हैं, उनको हम देखेंगे लोक संगीत है ये। लोक कलाएं की बात करें, जो लोकल आर्ट्स होते हैं, आप अपने क्षेत्र के आसपास देखेंगे तो आप देखेंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बहुत ज्यादा वो जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो किस चीज में परफेक्ट है, कौन सी आर्ट में वो परफेक्ट है। मैं आपको एक दो एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे अगर हम बात करें झाबुआ की, तो वो गुड़िया शिल्प के लिए बहुत फेमस है। क्लियर है। मध्य प्रदेश में कठपुतली भी बनाई जाती है। सुपारी के खिलौनों की अगर अपन बात करें तो रीवा बहुत फेमस है। क्लियर। लाख वगैरह की अगर हम कोई उपकरण की बात करते हैं या कोई आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें उमरिया वाला क्षेत्र जो आपका पूर्वी मध्य प्रदेश है वो बहुत फेमस है। तो ये सब चीजें आती हैं लोक कला के अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें आगे हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। अब साहित्यकार में भी आप देखेंगे कि हम लोग साहित्यकार को किस तरीके से पढ़ेंगे। हम साहित्यकार को पढ़ेंगे कि वो साहित्यकार जो प्राचीन काल के रहे हैं, उनमें मैं आप एक दो लोगों के नाम आपको बताता हूं, शायद आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए। जैसे मैं आपको बताता हूं कालिदास जी। क्लियर है। कालिदास जी का नाम आपने सुना होगा बहुत अच्छे से। कालिदास मध्य प्रदेश के क्या रहे हैं, एक बहुत बड़े कवि रहे हैं, महान व्यक्तित्व रहे हैं। उनकी रचनाएं जो है, उनकी जो साहित्य है, उनने जो रचना की है, उनके बारे में हमको पढ़ना। तो ये हमारे लिए कौन से हो गए, ये हो गए हमारे लिए प्राचीन काल के। आपने भौभूति का नाम सुना होगा, आपने भर्तृहरि का नाम सुना होगा। तो ये सब हमारे साहित्यकार हैं जो प्राचीन काल के रहे। अब उसी में हम किस तरीके से करेंगे कि मॉडर्न डेज में या आधुनिक काल में भी हमारे पास बहुत साहित्यकार रहे हैं। उनके मैं आपके पास आपको नाम लेता हूं। जैसे आपने बालकृष्ण शर्मा नवीन का नाम सुना होगा, आपने हरिशंकर परसाई का नाम सुना होगा, आपने माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम सुना होगा, आपने सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम सुना होगा। तो वो कौन है, आधुनिक काल में जो हमारे साहित्यकार रहे, उनकी रचनाओं के बारे में अपन को पढ़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके सिलेबस में लिखा है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल। अब मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल में, मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल को दो तरीके से देख सकते हैं आप। एक तो जो ऐतिहासिक हैं, कैसे हैं ऐतिहासिक, मतलब जो आप जब इतिहास पढ़ेंगे ना, जब आप ये इतिहास पढ़ रहे होंगे जिसमें मध्य प्रदेश घटनाक्रम पढ़ेंगे और राजवंश पढ़ेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला किला, ये वाला फोर्ट किसने बनवाया है, किसके अंडर में रहा है, किसका शासन था इस समय। तो ये जो चीज है राजवंश की, और राजवंश के अंदर जब हम फोर्ट वगैरह पढ़ेंगे तो वहां जो उनका जो क्षेत्र रहा है वो हमारे लिए आज की डेट में ऐतिहासिक धरोहर है, जहां पर हम क्या करते हैं, घूमने वगैरह जाते हैं, जो हमारे लिए पर्यटन स्थल बना हुआ। तो एक चीज हो गई आपकी पर्यटन स्थल में ऐतिहासिक। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा कोई अगर अपने पास धार्मिक स्थल है, क्या है, कोई धार्मिक स्थल है, तो उसकी अपन बात कर लेंगे। जैसे मैं आपको बोलूं पर्यटन स्थल में, धार्मिक स्थल में आप एक सबसे बड़ा नाम लेंगे उज्जैन का। क्लियर है। ऐतिहासिक में मैं आपके पास नाम लेके देखूं तो आप बोलेंगे कि खजुराहो बहुत फेमस है ना। मैं एक एक सिंगल नाम ले रहा हूं, फिर जब डिटेल करेंगे तब पढ़ते रहेंगे। धार्मिक की बात करें तो आप उज्जैन का नाम ले लोगे कि हाँ ठीक है, उज्जैन जाएंगे आप घूमने फिरने के लिए बढ़िया से। अगर आप यहीं पे एक चीज और देखें, जैसे प्राकृतिक हो गया, क्या हो गया, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक का नाम लोगे तो आप कहाँ जाओगे, प्राकृतिक में आप जनरली आप जाते हो पचमढ़ी। कहाँ जाते हो, पचमढ़ी। क्लियर है। पचमढ़ी आप घूमने चले गए। तो ये कुछ चीजें जो होती हैं, इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं हमारे पर्यटन स्थल को। फिर उसके बाद आता है मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व में हम क्या देखेंगे, प्रमुख व्यक्तित्व मतलब सीधी सी बात है जो फेमस पर्सनालिटी रहेंगी उनको देखना है, उनको पढ़ना है। तो फेमस पर्सनालिटी में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में जिनका जन्म हुआ है, जैसे हम बात करें हमारी जया बच्चन जो है वो यहीं पे पैदा हुई है ना। और मैंने अभी जिन जिन आपके ऊपर साहित्यकार का नाम लिया है वो तो हमारे फेमस हो ही जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम यहाँ पे आने वाला है ना। तो इस तरीके से हमको अर्जुन रामपाल यहीं के हैं, आपके आशुतोष राणा जी यहीं के हैं। क्लियर है। तो ये सारी बातें इस प्रमुख व्यक्तित्व में, चाहे वो ऐतिहासिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो या वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, जैसे एस डी शर्मा का हम नाम लेंगे, वो हमारे यहाँ पे हिदायतुल्लाह जी की बात करेंगे, वो हमारे यहाँ के रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व जो ऐतिहासिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, बहुत बड़े रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम मैंने आपके सामने ले ही लिया, चाहे वो साहित्यकार रहे हैं, ठीक है, और चाहे वो आज की डेट में कलाकार हैं या पहले कलाकार रहे हो। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट में एक नाम मैं आपको मिस कर गया हूं, लता मंगेशकर जी। क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये हम करने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर के अंदर ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। इसका सिलेबस का जो इंग्लिश पीडीएफ है वो भी आपके पास है, बट मैंने अभी हिंदी में आपको बताया है और उसी को अपन डिटेल कर लेंगे साथ में चलते हुए। क्लियर है ये बात यहां तक। चलिए
इसके बाद क्या आता है? तो इसके बाद की अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं और मैं आपको सिंगल चीजें बता देता हूं। पहले देखिए जरा, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे किसके लिए, अब बात आती है मध्य प्रदेश का भूगोल। क्लियर? ये है आपकी ज्योग्राफी, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछें कि पहले नंबर पे हिस्ट्री दिया है फिर ज्योग्राफी दिया है, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर करेक्ट सीक्वेंस आपको देखना हो तो आप पहले पढ़िए ज्योग्राफी। क्या पढ़िए? ज्योग्राफी को पहले पढ़िए, मतलब अब भूगोल पहले शुरू करिए, ठीक है। एक चीज, भूगोल पढ़ने के बाद आप आइए इतिहास और आपके राजनीति वाले क्षेत्र या पोर्शन पे, जिसमें भी जो भी देखना है आपको। क्लियर? अब ये जो भूगोल है ना, आप अगर प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन उठा के देखेंगे, जितना आप सिलेबस देखेंगे, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि मध्य प्रदेश का जब जीके पूछा जाता है पेपर में, तो जो उसका वेटेज होता है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, वो इसी सेक्शन से आने वाले हैं, ठीक है। क्लियर? एक ये सेक्शन हो गया और एक इसके जस्ट पहले आपने इतिहास देखा है। आपको आपके पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं पोर्शन से मिलने वाला है, तो ये आपको थोड़ा डिटेल करके बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि हमें क्या क्या पूछा गया है, हमें किस चीज के लिए तैयार रहना है पेपर में। तो भूगोल की हम बात करें तो यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जब हम भूगोल की बात करेंगे तो हम सबसे पहले हम इसकी सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे। इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए कि हमारा मध्य प्रदेश कैसा है, मतलब इसका ओरिजिन मतलब मध्य प्रदेश के पहले, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, या उसके भी पहले अगर आपसे कोई पूछे तो आप सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में भी बात कर सकते हैं। ओरिजिन की बात करेंगे। ओरिजिन के बाद हम पहुंचेंगे हमारी एमपी पर। तो एमपी की जब बात करेंगे तो एमपी पढ़ने के पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखो? स्ट्रक्चर। अब आप बोलेंगे कौन सा स्ट्रक्चर, तो मैं 2-3 तरीके से स्ट्रक्चर बताने वाला हूं। एक स्ट्रक्चर देखेंगे हम जो राजनीतिक रूप से होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा मध्य प्रदेश का। एक कौन सा देखेंगे तो जो ज्योग्राफी वाला होगा, ज्योग्राफिकल डिवीजन के बेसिस पे। और एक फिर हम जब वो जनजाति वाला पोर्शन निकला है तब फिर से मध्य प्रदेश को देख लेंगे कि मध्य प्रदेश कैसे डिवाइड किया हुआ है। क्लियर है? तो इस स्ट्रक्चर में अपना आएगा भूगोल, जो ये शुरू होने के सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आपको कुछ बातें ऐसी बताई देखो क्या है, सीधी सी बात है, ये जो सिलेबस है ना, सिलेबस तो वो लिख के देगा ही, हमें अपना कंटेंट तैयार करना है। और वो कैसे करना है? हमको एक प्लान्ड तरीके से तैयार करना है। हमें कॉमन चीजें पहले से पता होती है, हमने पूरा सिलेबस देखा हुआ, हमें कॉमन चीजें पता है कि कैसे कैसे पूछेगा और क्या क्या पूछेगा। हम वो कॉमन को पहले पढ़ते हैं ताकि हमें उसका ओवरव्यू मिल जाए पूरा, और फिर जब हम सिलेबस आगे बढ़ाएं, जब हम पढ़ें उसको, तो वो हमें कैसा हो जाए कि हम चलो फर्स्ट डे हमने ये देखा था, सेकेंड डे हमने ये पढ़ा था, तो इस तरीके से तैयार करना है। क्लियर है ये बात? चलिए अब देखो इसको क्लियर समझाता हूं मैं कि क्या लिखा है। सबसे पहली बात आपके पास लिखी हुई है आपकी भूगोल के अंदर पर्वत, वन पर्वत और नदियां। सबसे बड़ा सेक्शन आप मुझसे पूछो तो यही। क्या क्या लिखा है इसमें? आपके पास फॉरेस्ट दिया हुआ है, मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट दिया है, हिल्स एंड माउंटेन्स दिए हुए हैं मध्य प्रदेश में, है ना, और आपको दिया है रिवर्स। क्लियर है ये बात? रिवर के बारे में। फिर उसके बाद लिखा है क्लाइमेट। बहुत क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जितना आप पढ़ेंगे ना उसी से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलने वाला है। क्लाइमेट के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं और मिनरल्स वगैरह जो है मध्य प्रदेश में, उनको हमको पढ़ना है। क्लियर है यहाँ पे? फिर उसके बाद क्या पूछा गया है? ऊर्जा, एनर्जी। मध्य प्रदेश, अभी आपको पता होगा तो 2-3 दिन से एक न्यूज में भी चल रहा है कि एनर्जी के मामले में मध्य प्रदेश ने बहुत आगे, बहुत अच्छा उत्पादन की दृष्टि से विकास कर चुका है मध्य प्रदेश। अभी 2-3 दिन से हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं उनका न्यूज में चल रहा है ये, ठीक है। फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजना। सिंचाई मतलब इरिगेशन को पढ़ना है कि मध्य प्रदेश में इरिगेशन किस मीन से, किस मीडियम से ज्यादा होती है। मतलब जैसे आपके पास क्या क्या होते हैं, केनाल इरिगेशन होती है, आपके पास वेल इरिगेशन होती है, ट्यूबवेल वाली होती है, क्लियर है, स्प्रिंकल कौन सी होती है, क्या कैसे करते हैं इरिगेशन, उसके बारे में अपन को पढ़ना है, कितना किससे होता है। और फिर उसके बाद है विद्युत परियोजना। विद्युत परियोजना मतलब आप पढ़ोगे कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फॉर जो प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है और कौन कौन से वहां पर प्रोजेक्ट, किन किन प्रोजेक्ट से हो रहा है, दोनों चीजें एक साथ है। क्लियर है यहां तक बातें? चलिए उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा आगे। फिर है आपका राजनीति एवं अर्थशास्त्र। अब इन्होंने क्या किया है यहाँ पर,
इन्होंने दो सब्जेक्ट्स को एक साथ मर्ज करके दिया है। कौन कौन से दो सब्जेक्ट हैं? तो एक है आपका पॉलिटी और एक है आपका इकोनॉमिक्स। ये दो सब्जेक्ट इन्होंने मर्ज कर दिए, राजनीति और अर्थशास्त्र को। ठीक है, देख लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें राजनीति वाला कौन सा पोर्शन है और अर्थशास्त्र वाला कौन सा है। तो देखिए जरा, आप देख के ही समझ जाएंगे। पहला लिखा है कि हमारे यहाँ पर हमको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पढ़ना है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है हमारा जो बना हुआ है उसको हमने देखना है। तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल मतलब गवर्नर के बारे में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सीएम के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, मंत्री परिषद के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल के बारे में। ठीक है, फिर उसके कैबिनेट जिसको बोला जाता है, फिर उसमें हम पढ़ेंगे किसको, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा है उसके बारे में। तो ये राजनीतिक मध्य प्रदेश का बेसिक स्ट्रक्चर है राजनीति के लिए। क्लियर, कैसी हमारे यहाँ पे राजनीति है वो हम इसके अंडर में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका पंचायती राज व्यवस्था। अब ये आप सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश की बात हो और पॉलिटी के जहां पर बात हो रही हो और अगर वहां पर पंचायती राज व्यवस्था ना मिले तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हम लोगों को पढ़ना है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था जब पढ़ेंगे तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है और आज की डेट में हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा है, इसका संवैधानिकरण हमने किया हुआ है, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। तो वो ऐड करने में हमें क्या क्या समस्या आई, कब ऐड हुआ है और आज की डेट में हम कैसी व्यवस्था हमारे सामने देख रहे हैं, वो मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना है। क्लियर है। उसके बाद आती है मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक मतलब सोशल स्ट्रक्चर हमारे यहाँ का कैसा है वो हमको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये तीन अगर चैप्टर्स की एक साथ बात करें, ये तीन सेक्शन या तीन टॉपिक की अगर हम एक साथ बात करें तो ये मध्य प्रदेश की पॉलिटी है। क्या है ये? मध्य प्रदेश की पॉलिटी, जो टोटल आपको दोनों एक साथ मिला के दे दिए ना, राजनीति और अर्थशास्त्र, उसमें ये तीनों जो है ये क्या है, ये पॉलिटी है। उसके बाद के चार बचे हुए सेक्शन जो आते हैं ये आते हैं आपके इकोनॉमिक्स के अंदर। किसके अंदर आते हैं? इकोनॉमिक्स में। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है तो देख लेते हैं क्यों इसको इकोनॉमिक्स में रखा गया है। देखिएगा जरा, इकोनॉमिक्स लिखा है जनांकिकी एंड जनगणना। इसमें आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश में सेंसस। क्या पढ़ना है? सेंसस पढ़ना है, मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में पढ़ना। इंपॉर्टेंट भी है, 2 पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट बनती है जनगणना अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। रीजन, अभी आपके पास हमारी नई जनगणना की प्रोसेस चल रही है जो 2021 में होना थी, उसकी प्रोसेस अब हमारे पास चल रही है ना। डिजिटल सेंसस इस बार हम कर रहे हैं, डिजिटल तरीके से कर रहे हैं। तो एक तो हमारी सेंसस की हम बात करें तो सेंसस, क्योंकि 2011 का जो हमारे पास डेटा है वो मोस्ट प्रोबेबली एक आध साल में अब ये आउटडेटेड हो जाएगा। अब 2011 का डेटा कोई काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जो नई सेंसस हो जाएगी उसका डेटा आपके पास बाय द एंड ऑफ 23 और 24 की स्टार्टिंग में आपके पास वो डेटा आ चुका होगा। तो आप 2011 की जो जनगणना है वो ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि अब यहाँ से बाहर होगी। तो और आपके पास नई भी आने वाली है, नया डेटा भी आने वाला है। तो जब तक नया नहीं आएगा तब तक तो पुराना यूज होगा। और पुराने के क्वेश्चन आप, एक मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर अगर बात करूं तो आप पहले के पेपर उठा के देख लो। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 तक आपको इसके क्वेश्चन मिलने वाले हैं केवल और केवल इस जनगणना पर। ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। और क्योंकि 2011 का डेटा हो सकता है एक आध साल में क्या हो जाए, बाहर हो जाए, इस वजह से ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंसस वाला। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। किसकी बात करेंगे? मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। मध्य प्रदेश ने कैसे डेवलप किया इसके अंदर हम आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। 5 ईयर प्लान भी पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? 5 ईयर प्लान। आप बोलेंगे 5 ईयर प्लान तो बंद हो गए। हाँ बिल्कुल बंद हो गए हैं, 5 ईयर प्लान अब नहीं आते हैं, लेकिन जो है वो तो है ना, वो तो कंटेंट है अपने पास, वो तो है हमारा कि हमने कैसे मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास किया है, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। तो उसमें 5 ईयर प्लान जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मतलब हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज वगैरह है, इंडस्ट्री है वो कौन कौन सी है और वो इंडस्ट्री का कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया। जनरली जो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है वो रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल एरिया आता है। वो आपको एक पॉइंट दे देगा, बोल देगा, एक प्लेस का नाम दे देगा और बोलेगा बताइए ये जो क्षेत्र है ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है। तो वो पढ़ना है। ऐसे 20-25 इंडस्ट्रियल एरिया बहुत फेमस है जो आपके पेपर में आएंगे। हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, सारी चीजें विथ ट्रिक पढ़ लेंगे, बड़ी आसानी से खत्म होती है। फिर उसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश में कृषि। कृषि मतलब एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर फिर से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश को कितनी ही बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। तो कृषि कर्मण अवार्ड मिलता है, मध्य प्रदेश ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो कृषि जो है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और फिर उस कृषि मतलब
हमारे एग्रीकल्चर पर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनको भी हमको पढ़ना है इसमें। क्लियर है ये बात? ये सिलेबस यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा है? आपने देखा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ये आपका मध्य प्रदेश का सिलेबस है जो मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत आता है। अगर हम थोड़ा यहां से आगे बढ़ें, ठीक है, तो अब आता है अपने पास उन दो सेक्शन की हम बात करेंगे जिनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था। क्या बोल रहा था? मैंने आपको कहा था कि हमारे पास टोटल 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं या 3 अलग अलग टॉपिक हैं, जिसमें एक हमने बताया है एमपीजी के, एक हम बताने जा रहे हैं अब करंट अफेयर, और एक और हमारा है आईसीटी। तो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, देन उसके बाद राष्ट्रीय मतलब नेशनल, और फिर मध्य प्रदेश की मतलब आपके स्टेट की। तो आपके पास तीनों चीजें, मतलब आपको स्टेट का भी पढ़ना है, आपको नेशनल लेवल का भी पढ़ना है और आपको इंटरनेशनल लेवल का भी पढ़ना है। और लिखा है समसामयिक घटनाएं, मतलब आपको यहां से पढ़ना है करंट अफेयर को। किसको पढ़ना है? करंट अफेयर्स। क्लियर? ठीक है, अब आप देख लीजिए क्या है। तो महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं होंगी, फिर उसमें क्या पढ़ना है? स्पेशली स्पोर्ट। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, आपको मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको स्पोर्ट के मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसमें स्पोर्ट में सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। स्पोर्ट्स में थोड़ा सा आपको, जब हम करंट अफेयर पढ़ाएंगे तो स्पोर्ट्स का आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री भी देंगे जो स्पोर्ट्स के बारे में होगी। देन उसके बाद अवार्ड्स, है ना, और जो हमारे खेल की संस्थाएं, मतलब जो हमारी स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन है मध्य प्रदेश में, कौन सी कहाँ है, हॉकी की एकेडमी कहाँ है, तो हमारे बैडमिंटन की एकेडमी कहाँ है, क्रिकेट एकेडमी कहाँ है, इस तरीके से जो मेल फीमेल के लिए फिर अलग से मलखम की एकेडमी कहाँ है। तो ये खेल संस्था के अंतर्गत पूछा जाता है आपसे। फिर बात आती है मध्य प्रदेश की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं। क्या पूछेगा? जन कल्याणकारी योजनाएं। तो जन कल्याणकारी योजनाएं मतलब क्या पूछ रहा है ये आपसे? ये आपसे पूछ रहा है गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट जो स्कीम लॉन्च करती है उनके बारे में। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान, चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान, मध्य प्रदेश से बिलोंग करने वाले व्यक्ति और उनका कौन सा लोकेशन या उनका वर्क प्लेस कौन सा रहा है, जैसे। और ये किस तरीके से पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा करंट के हिसाब से। जैसे हमारे अभी जो लता मंगेशकर जी थी, है ना, अब लता मंगेशकर जी अब नहीं रही हैं हमारे बीच, तो आप क्या बोलेंगे कि लता मंगेशकर जी का जो बर्थ प्लेस है वो आपका क्या है? इंदौर है ना। तो उनके बारे में सारी बातें यहाँ पे हमको करना पड़ेगी। उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, कब मिले हैं, क्या कौन से फील्ड में उनके पास कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, क्लियर, उनका बर्थ कब हुआ, उनको किस नाम से जाना जाता है, उनका निकनेम क्या है, उपाधि, उनको टाइटल क्या क्या दिए हुए हैं, क्या उनको भारत रत्न मिला है या नहीं मिला है, क्लियर है। तो ये बातें हमको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगी। ये अपना टोटल होता है करंट अफेयर। क्या है ये? करंट अफेयर। उसके बाद आता है हमारे पास एक टॉपिक जिसको आप बोलते हैं आईसीटी। क्या बोलते हैं? आईसीटी। इसको देखिए जरा। ये टॉपिक हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो, लेकिन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स और टेक्निकल स्टूडेंट अगर हम बात करें ना, तो ये जो आईसीटी का पोर्शन दिया है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, इजी पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सूचना एवं संचार जो है प्रौद्योगिकी है, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या क्या पूछेगा? तो इसमें पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स आप बड़े ध्यान से देखें ना, वैसे हम अलग से आपको ये पढ़ाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन आपके पार्ट बी में भी आपको वापस मिल जाएगा। फिर उसके बाद बेसिक कंप्यूटर्स की बात करना है हमको। किसकी बात करना है? बेसिक कंप्यूटर। फिर उसके बाद सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये क्या है इसके बारे में डिटेल करेंगे। नेक्स्ट अब देखिएगा जरा, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ई कॉमर्स। ये सारे टॉपिक आपके लिए हो सकता है कि नए हो या कुछ बच्चों ने इनको कुछ कुछ पढ़ा हुआ होगा। तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे? रोबोटिक्स में दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे। रोबोटिक्स की जो हिस्ट्री है उसको भी आपको पूछा जाएगा, और दूसरा हिस्ट्री का मतलब सारी बातें ना, कब से रोबोटिक्स की स्टार्टिंग हुई है, कौन इसके फादर हैं, क्या कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस्टेब्लिश्ड हैं ऑलरेडी। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इन सब से रिलेटेड करंट का क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इसमें करंट के क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर है, चाहे वो आपके रोबोटिक्स से रिलेटेड हो, एआई से रिलेटेड हो। अगर अभी बात करोगे तो आपको बहुत डेली न्यूज में चैट जीपीटी वगैरह मिल रहा है ना, रोबोटिक्स के बारे में
बहुत सारे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो एआई पर बेस्ड हो। आपका जो एप्पल का फोन आता है उसका जो सीरी है उसको भी एआई बोला गया है। आपके जो गूगल का फोन है, जो आपका एंड्रॉइड फोन है, उसमें भी आपका एआई आता है जिसको आप ओके गूगल के नाम से चलाते हो। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब जैसे जैसे हमारे देश में डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, है ना, वैसे वैसे साइबर जो है हमारा, साइबर रिलेटेड टू इंटरनेट होता है। क्लियर? तो इंटरनेट वाली बात, इंटरनेट का यूज तो वैसे भी आपको पता है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, पर जब हम यहाँ पे मनी की भी बात करने लगेंगे या हमारे प्राइवेसी की भी बात करने लगेंगे, तो यहां पर आती है साइबर सिक्योरिटी की बात। किसकी बात आती है? साइबर सिक्योरिटी की। तो इंटरनेट के साथ में जो आपकी ये दोनों चीजें हैं, ये साइबर सिक्योरिटी बनाती है। मतलब वैसे साइबर बनाता है, सिक्योरिटी मतलब उसके लिए कौन कौन से आपके पास लॉज हैं, आप क्या कर रहे हैं, हमारे कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के क्या प्लान है, गवर्नमेंट कौन कौन से किस किस फील्ड में और इस आगे बढ़ रही है, कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं या साइबर सिक्योरिटी के लिए काम कर रही हैं। ठीक है, ई गवर्नेंस। अब देखिए, हम सारी चीजें अगर इंटरनेट पे ले आए हैं तो जो हमारी गवर्नेंस है, जो हमारा शासन है, वो भी किस तरीके से हो? इलेक्ट्रॉनिकली हो। कैसा हो? इलेक्ट्रॉनिक वे में हो। क्लियर है ये बात? है ना? तो इसको आप बोल देंगे कि ये हो गई आपकी ई गवर्नेंस। गवर्नेंस तो हो, इलेक्ट्रॉनिकली हो। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरनेट की बात करेंगे और सोशल नेटवर्किंग साइट। इसके बारे में मुझे आपको बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती है, बट मैं आपको ये बताऊंगा इसमें कि अगर आप जो जो नेटवर्किंग साइट आप जानते हैं, जैसे आपने बहुत पहले में पुराने जमाने से स्टार्ट करूं तो आपके पास एक ऑर्कुट भी हुआ करता था। ठीक है, तो वो ऑर्कुट कब स्टार्ट हुआ, कौन उसके फाउंडर थे, कब वो बंद हो गया, कौन सी बड़ी फर्म या कौन से इंस्टीट्यूट के अंडर में वो काम कर रहा था। अभी आप देखेंगे आपके पास व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप की बात करें और व्हाट्सएप से रिलेटेड आप देखेंगे कि आपके पास इंस्टाग्राम भी है। क्लियर है? और आपके पास एक फेसबुक भी है जिसको आप मेटा बोलने लगे हैं। तो ये जो आपके पास ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ये कब शुरू हुई? दूसरा, इसको किसने एस्टेब्लिश किया, इसके फाउंडर कौन है? तीसरा, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? चौथा, इनके सीईओ कौन है करंट में? पांचवा, ये कोई एक दूसरे की सबऑर्डिनेट है, सब्सिडरी है। अगर मैं आपको बात करूं, आपने बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारी फेसबुक, आप जो मैं रियली मतलब आपको ऐसा बता रहा हूं जो आप डेली यूज कर रहे हो। इंस्टाग्राम पे जब आप लॉग इन करते हो तो आपको इंस्टाग्राम एक ऑप्शन अवेलेबल करवाता है और वो बोलता है कि डायरेक्ट लॉग इन फ्रॉम फेसबुक। समझ में आई बात? मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये दोनों, इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी को ही फेसबुक बोला है, फेसबुक ही उसकी पेरेंट कंपनी है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से पढ़ना है, ये पूरा बड़ा इजी होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और भी सोशल नेटवर्किंग साइट की बात करेंगे, इवन ट्विटर की बात होना इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो गई है क्योंकि ट्विटर के बारे में तो आपको डेली कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी पता चलती रहती है। और ट्विटर में तो अभी पिछले एक साल में अगर देखा जाए तो बहुत अप डाउन हुए हैं। क्लियर? बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ठीक, उसके बाद बात आती है ई कॉमर्स की। किसकी बात आती है? ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में भी, ई कॉमर्स मतलब कॉमर्स जिसमें आप वाणिज्य के बारे में बात करते हैं, जिसमें आप व्यवसाय के बारे में बात करते हैं, और वो भी कैसे बात करेंगे आप? फिर से एक चीज, इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब आप जो चीजें हैं वो क्या करेंगे, आप थ्रू इंटरनेट उस चीज को सेल आउट कर रहे हैं या उससे परचेसिंग कर रहे हैं। आजकल तो बहुत चीजें हो गई है। कुछ समय पहले जैसे आपके पास अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ही हुआ करते थे, फिर धीरे से और दूसरे आजियो आ गया है, मिंत्रा आपके पास अवेलेबल है ना? फिर आपके पास बहुत सारे ऐसी ई कॉमर्स कंपनीज हैं जिससे आप क्या करते हैं, परचेसिंग वगैरह करते हैं ऑनलाइन। फिर उसके बाद कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जैसे आप पहले चीजें तो केवल बुलवा सकते थे लेकिन अब बेच नहीं सकते थे, तो आप उन पे बेच भी सकते हो। तो वो सब किसके अंडर में आ जाता है? वो सब आ जाता है ई कॉमर्स के अंडर में। क्लियर है? ये हमारा सिलेबस है। केवल अगर हम सिलेबस की ही बात करें तो इतना सिलेबस आपके पास है जो आपको पढ़ना है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों घबराना नहीं है, क्यों इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देना है, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूं। देखिए जरा ध्यान से, है ना? देखिए मैं इसको कैसे, मेन बात ये होती है कि सिलेबस है वो ठीक है अपनी जगह, इसको हम डिकोड कैसे कर पा रहे हैं, हम इसको समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी मेन बात है। ठीक है, चलो इतना सब जानने के बाद एक चीज आप और जान लीजिए, है ना? क्या कि आपका जो सिलेबस है, जिसको आप बोल रहे हो सिलेबस ऑफ पार्ट ए, किसका? पार्ट ए का सिलेबस। ठीक है, इसमें कौन कौन से सेक्शन है? तो इसमें एक सेक्शन आपको मिलने वाला है जिसको आप बोल रहे हैं एमपी के। क्या बोल रहे हैं? एमपी के। एक सेक्शन आपको मिल रहा है जिसमें आपने बोला करंट अफेयर दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है करंट अफेयर के बारे में, करंट्स के बारे में। और एक आपका जो है जिसको आप बोलते हैं आईसीटी। क्या बोल रहे हैं? आईसीटी। आप अगर इनके वेटेज की बात करें
जो प्रीवियस ईयर जितने भी, क्योंकि क्या है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चाहे आप सिविल सर्विसेज वाला, ठीक है, पेपर उठा के देखें, है ना, उसका सिलेबस उठा के देखें, पेपर तो क्या ही देखो, पेपर बाद में देख लेना थोड़ा पढ़ने के बाद, पहले सिविल सर्विसेज वाला का सिलेबस उठा के देखो, चाहे आप एमपीपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर देखो, चाहे आप देखिए प्रोफेसर के लिए, जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, तो किसी का भी आप सिलेबस उठा के देखेंगे ना, तो आपको ये पोर्शन जो है, ये वाला पार्ट ए वाला, ये पार्ट ए, ये आपको सब में वर्ड टू वर्ड कॉमन मिलने वाला है। तो हमारे पास जो पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं उनमें अगर हम बात करें, जो हमारे पास कंटेंट है या हमारे पास जो अवेलेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी अगर हम बात करें, तो हमारे पास असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर से, हमारे पास सिविल सर्विसेज वाले पेपर होते हैं, और जब उसमें वेटेज की हम बात करते हैं, उसमें जब आपसे क्वेश्चंस पूछे गए तो वेटेज क्या रहा उनकी बात कर लेते हैं कि किस भाग का कितना ज्यादा वेटेज रहा है। ठीक है, तो देखिए आपके टोटल, आपको ये बात पता है आपके पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग कि इसमें 50 क्वेश्चंस आना है। क्या आना है? 50 क्वेश्चंस। तो अगर हम 50 क्वेश्चंस को परसेंटेज वाइज देखें तो मध्य प्रदेश जी के अराउंड 70% कवर करता है। कितना? 70%। करंट अफेयर की बात करें तो लगभग आता है 10%, और आईसीटी की बात करें तो लगभग 20%, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैंने इसलिए परसेंटेज बता दिया ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि किसी पेपर में ज्यादा या कम क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब आप इसी को अगर देखना चाहें नंबर ऑफ क्वेश्चंस के उसमें, तो लगभग 35 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आते हैं केवल और केवल एमपीजीके से। आपने अभी जब सिलेबस डिकोड किया तो आपने देखा भी कि मध्य प्रदेश का जो सिलेबस है ना, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर इसमें डिवाइडेड है। तो इससे लगभग आपको 35 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलने वाले हैं। अराउंड 5 क्वेश्चन जो होंगे, 5 to 6 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके आएंगे करंट अफेयर के, और रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 10 to 12 क्वेश्चन जो अगर बन जाते हैं, या 8 to 10 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो आपको मिलने वाले हैं आईसीटी से। अब क्या होता है ना, कई बार आपको लगता है कि यार क्वेश्चन करंट अफेयर का है, एक्चुअल में क्या होता है, इसके 5 क्वेश्चन ही आते हैं, पर आईसीटी में जब अगर हम 10 क्वेश्चन माने तो इस 10 में से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो खुद ही किससे रिलेटेड होंगे, वो खुद ही रिलेटेड होंगे करंट अफेयर से। अगर अभी आपसे पूछ ले कि बताइए नया रोबोट कौन सा बना है कुछ समय पहले का, तो फिर आप आंसर उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो केवल आईसीटी का है, आप बोलोगे कि वो इंक्लूडिंग करंट अफेयर भी है, क्योंकि रोबोटिक्स आपकी दी हुई है आईसीटी में और क्वेश्चन पूछा गया है आपसे करंट अफेयर का। तो इसलिए ये दोनों कंबाइंड होकर आता है, करंट अफेयर और आपका आईसीटी के कुछ क्वेश्चन कंबाइंड होते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से आपका सिलेबस का डिवीजन है, और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, वेटेज क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप खुद समझ जाइए कि आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है, सबसे ज्यादा जो एम्फेसाइज करना है, वो कौन से सिलेबस के ऊपर करना है और कितना करना है। क्लियर है ये बात यहाँ तक? ठीक है, ये प्रीवियस ईयर जो आपका सिलेबस है, या जो आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आपको मिल जाते हैं तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं इन सब चीजों से। ठीक, चलिए, तो आपको इतना सिलेबस कवर करना है, ये आपके पास है ना। यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है इतिहास। फिर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, तो भूगोल है, मतलब ज्योग्राफी है। फिर हमारे पास पॉलिटी है, फिर हमारे पास इकोनॉमिक्स है, फिर हमारे पास आने वाला है करंट अफेयर जिसको हम बोलने वाले हैं, और फिर हमारे पास आने वाला है आईसीटी। क्लियर? ये सिलेबस कवर होते ही आपके जो 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिससे आपके 50 क्वेश्चंस की आपको आस्क की हुई है कि आपको बोला जाएगा 50 क्वेश्चन आपके जो पार्ट ए से आने वाले हैं वो इन सब से कवर होंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 1 by 1 मध्य प्रदेश जीके। थैंक यू।